हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे ग्रुप डी के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको साइंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं। जिसमें दोस्तों आज हम आपको 1 दिसंबर 2025 को शिफ्ट 1 में पूछे गए साइंस के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब दूरी v कितनी होगी ये हमको बताना है। दोस्तों, बात है अवतल दर्पण की, तो दोस्तों हमको क्या क्या दिया गया है? फोकस दूरी दी गई है किसकी? अवतल दर्पण की। कितनी? 15 सेंटीमीटर। प्लस मिलेंगे माइनस मिलेंगे दोस्तों, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस में होती है। अब दोस्तों, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, मतलब वस्तु u कहाँ रखी गई है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। प्लस लेंगे माइनस लेंगे, u का मान हमेशा आपको क्या लेना है? माइनस में लेना है। और हमसे क्या पूछा है दोस्तों? v का मान, मतलब प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी पूछा है, v का मान। तो हमको ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र। अब दोस्तों 1/f, f का मान कितना है दोस्तों? 1/-15 बराबर 1/v, v का मान तो हमको निकालना है और u का मान हमको ऋणात्मक है, तो यहाँ ऋणात्मक ले लूँ क्या मैं? 1/30 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये उधर जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 1/15 -15 माइनस 1/30, ये प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/v के। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आएगा दोस्तों 30, 15 से 2 बार में तो -2, 30 से 1 तो +1 बराबर में 1/v के हो जाएगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा -1/30। तो कितना आ जाएगा v बराबर? v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। v का मान निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? दोस्तों, फार्मिक अम्ल का सूत्र जो होता है ये होता है HCCOOH। HCOOH जो है ये फार्मिक अम्ल का क्या होता है? सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कार्य के आधार पर निम्न में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है? तो दोस्तों, कार्य के आधार पर जो संयोजन मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है वो है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये जो है, ये संयोजन जो है ये मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को क्या करता है? निरूपित करता है। नर जन्म तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? दोस्तों, नर जन्म तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य है शुक्राणु को अधिव्रसन से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। क्या करना? शुक्राणु को अधिव्रसन से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना जो है ये नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डैश परिक्रमण करते हैं। दोस्तों, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विविक्त कक्षाओं में क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। ये बोर ने बताया था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? दोस्तों, लाइसोसोम जो होता है ये विजातीय पदार्थों का पाचन करता है। क्या करता है? ये विजातीय पदार्थों का पाचन करता है लाइसोसोम। ठीक है, एटीपी का उत्पादन करता है क्या? नहीं। उत्पादों का परिवहन करता है क्या? नहीं। प्रोटीन को संग्रहित करता है क्या? नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लौ के साथ जलता है? दोस्तों, एथिनॉल जो है ये सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लौ के साथ क्या करता है? जलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में अनुवांशिक विविधता निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? दोस्तों, लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में अनुवांशिक विविधता जो है ये संतानों दोनों जनकों से जीन प्राप्त करती है, इसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी के करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित करने पर डैश से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, अशुद्ध धातु कहाँ पे होती है? एनोड पर होती है। और शुद्ध धातु किसमें होती है? कैथोड पर होती है। तो एनोड से अशुद्ध धातु जो है विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाती है। ठीक है,
यदि लंबा यदि लंबा कैपिटल टी छोटे स्मॉल टी पर प्रभावी है और गोल बीच आर झुर्रीदार स्मॉल आर पर प्रभावी होते हैं, तो उस पौधों के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीच दर्शाता है। तो छोटी ऊंचाई के लिए क्या है, स्मॉल टी है, और गोल बीच के लिए क्या है, कैपिटल आर है। तो डबल टी डबल आर मतलब स्मॉल डबल टी डबल आर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 किलोग्राम के एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विराम अवस्था में है कार्यरत है। ब्लॉक की अंतिम चाल ज्ञात कीजिए, मतलब v का मान हमको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, बल F बराबर होता है m इंटू ए के। तो सबसे पहले हम त्वरण का मान निकाल ले, क्या त्वरण का मान निकल जाएगा तो हम v का मान निकाल लेंगे। और F कितना दिया है दोस्तों, हमको ये दिया गया है 20 न्यूटन, m हमको कितना दिया गया है 4 किलोग्राम, और त्वरण हमको निकालना है। तो 4 से इसको काटेंगे दोस्तों तो 5 बार में, तो त्वरण का मान कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों हमको क्या बोला है, अंतिम चाल v का मान पूछ बोला है, तो v का मान क्या निकालेंगे, प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस एटी से, v बराबर u प्लस एटी से इसका मान निकाल लेंगे। अब दोस्तों विराम अवस्था में है तो u का मान तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा u का मान 0 प्लस a का मान कितना निकाले हमने 5, और समय कितना है दोस्तों 5, तो v का मान कितना निकल के आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है। दोस्तों संभारिकों में जो परमाणु क्रमांक होता है ये कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, बड़ा समान होती है। तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो विक्षेपण हो सकता है, बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होती है क्या, नहीं, ये गलत कथन है। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, हाँ विचलन कोण क्या होता है, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर से आ रही होती है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, तो ये भी सत्य कथन है। जो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक समान गति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों एक समान गति में त्वरण शून्य होता है, हाँ त्वरण शून्य होता है। गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है क्या, नहीं। एक समान गति में गति हमेशा एक समान ही होती है, ये बदलती नहीं है। वेग अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो ये भी सही है। तो जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है। तो दोस्तों मेथिल ऑरेंज जो है लाल हो जाता है, फिनाप्थलीन रंगहीन होता है, और लिटमस लाल हो जाता है। ये जो प्रेक्षण है इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन कैसा है, अम्लीय है। ये दोस्तों मेथिल ऑरेंज को जब अम्ल में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, इसका कलर लाल हो जाता है। फिनाप्थलीन कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, और लिटमस का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो यही क्या है, पहचान किससे हो जाएगी, पुष्टि करता है कि ये विलयन अम्लीय है, तो इनके कलर से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो है दोस्तों, ये वर्णक जो है ये पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। कहां से, उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। तो विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना, ये जो है वनों और जैव विविधता के संरक्षण का क्या है, प्रमुख लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को जो है कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है। एसिटिक अम्ल, मेथेन और एथेनॉल, इनको क्या है, कार्बनिक यौगिक माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। यदि हम g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले तो उस वस्तु को फेंके जाने के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी, मतलब u का मान हमको बताना है। दोस्तों हम मान लेते हैं कोई एक आधार है हमारा, यहाँ से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, कितना 20 मीटर की ऊंचाई पर फेंका गया। ये 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। जब दोस्तों ये 20 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे पहुंचेगी तो हमारा अंतिम वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब हमको दिया क्या है जी का मान, जी का मान हमको 10 दिया गया है, तो जी का मान प्लस मिलेंगे माइनस मिलेंगे,
दोस्तों यदि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो माइनस मिलेंगे, नीचे की ओर आएगी तो प्लस मिलेंगे। तो जी का मान अभी हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस में, तो -10 लेंगे। हम जानते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, v² माइनस u² बराबर क्या होता है, 2gh होता है। आपने पढ़ा ही होगा ये फॉर्मूला। v का मान तो हमारा 0 है दोस्तों, माइनस u का स्क्वायर बराबर 2 इंटू जी का मान क्या है दोस्तों, -10, और h का मान क्या है दोस्तों हमारे पास में, h का मान है 20 मीटर। क्या है h का मान, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 -10 इंटू h का मान 20। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 दाम 200, 200 दूनी 400, तो ये आ जाएगा -400। तो यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस यू स्क्वायर बराबर 400, माइनस से माइनस कट गया, तो u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है, लेकिन उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। दोस्तों प्रतिरोध का अनुपात पूछा है, तो हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अब पहला क्या बोला है दोस्तों, पहला अनुपात जो है वो कितना है, ये है R1 का ले लेते हैं, तो ये कितना है, ये है R1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 के। ठीक है, दूसरा R2 निकालेंगे दोस्तों, तो R2 क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया, 4 हो गया, तो 1/4 हो गया। तो क्या पूछा है, उन प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब R1/R2 पूछा है। क्या पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, ये पूछा है हमारे पास में R1/R2 पूछा है। तो क्या हो जाएगा, R1 कितना था दोस्तों हमारे पास में, ये था 1/1, और R2 कितना निकाला हमने, 1/4। तो ये 4 दोस्तों कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4:1 का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, 4:1। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है। तो दोस्तों तरंग के आयाम को कौन परिभाषित करता है, तो कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा आयाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मशीन t सेकंड में W जूल कार्य करती है, मशीन की शक्ति P वाट, निम्न में से किसका संबंध द्वारा सही रूप दिया गया है, मतलब किस संबंध के द्वारा सही रूप दिया गया है। तो हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। क्या होता है, शक्ति P बराबर कार्य बटा समय। तो शक्ति P बराबर कार्य बटा समय ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो प्रोटॉन कितने यहाँ पे 11 है, तो 11 + 12 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो 23 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।